1999 में करीब 60 दिन चली करगिल की जंग में भारतीय सेना को सबसे पहली जीत 13 जून 1999 की सुबह द्रास सेक्टर की तोलोलिंग पहाड़ी पर मिली थी। तोलोलिंग फतह की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स के साथ 2 राजपुताना राइफल को सौंपी गई। बेहद मुश्किल हालात में मिली इस जीत के कई हीरो थे, जिनमें 2 राजपुताना राइफल्स के 10 कमांडो भी शामिल थे, जिन्होंने पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मन की छाती पर वार किया। एक के बाद एक कई बंकर उड़ा दिए। उन 10 कमांडो में 9 शहीद हो गए थे। सिर्फ एक जिंदा बचे, नायक दिगेंद्र कुमार। राजस्थान में नीमका थाना जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे दिगेंद्र ने अपने साहस और वीरता से इतना बड़ा काम किया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी उनके सामने बौनी हो गई। तोलोलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया था। इसे मुक्त कराने में भारतीय सेना के 68 सैनिक शहीद हो चुके थे। तब तोलोलिंग फतह की जिम्मेदारी 2 राजपुताना राइफल्स को दी गई। तोलोलिंग अहम पॉइंट था, मतलब कारगिल युद्ध की अहम मेन जगह थी वो। उसको हमारे जनरल मलिक साहब ने कहा टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार। मगोड़ बसोपा रविंद्रनाथ हमारे सीओ साहब थे, तो उसने बोले ये जीआर है। मगो ठीक है, ओके। बोले मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, मेरे को तो ऊपर जाना है। तो हमने वो रास्ता से दूसरा रास्ता इख्तियार किया, और वो लड़का पूछा वहाँ 12 घंटे में ऊपर तोलोलिंग के नज़दीक, मतलब 1 किलोमीटर नीचे, और हम पूछ के वहाँ 8 घंटे में। वो दरबार लिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, नीचे गुमरीम बुला करके कि भाई टूर आजरेब ने रेकी कर ली तोलोलिंग, बोले कर ली। तो बोले अभी क्या करना है? बोले सर अभी अटैक मारना है। तो बोले आपको हम समय देंगे, आप अपना बंदोबस्त कर लो जाने का पूरा कैसे। मैं को सर मेरे को वो रास्ता चाहिए जो तोलोलिंग के ऊपर पीछे से हमें बांध करके चढ़ना चाहते हैं। तो बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मुझको सर मैं। बोले गिरगा तो? मुझको साहब चढ़गा तो? बोले चढ़गा तो हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री टूर आजरेब के नाम होगी। मुझको टूर आजरेब के नाम तो मैं चढ़ो या नहीं चढ़ो तो भी होगी। मुझको साहब टूर आजरेब में तो मेरे जैसे अभी 350 कमांडो हैं। तो उसके बाद में मैंने क्या हुआ कि वो 14 घंटे में वो रस्सा बांध दिया। वो बांधने के बाद में पूरा दुश्मन का मोमेंट चेक कर लिया। उसी टाइम बिफोर्स गन का मैंने डायरेक्ट फायर करवा लिया, और सीओ साहब को हर मोमेंट की खबर देता रहा। अब जैसे ही 12 जून को वो उसने मलिक साहब ने मेरे को नीचे बुलाया गया। बोले बेटा कैसा है? मुझको सर उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बैंकर बने। बोले कितने? मुझको साहब 10 से तो कम नहीं और 20 से ज़्यादा नहीं। बोलो आइडिया? मुझको साहब 15-16 तो होंगे। तो बोले ठीक है, तुम्हारा क्या इरादा है? घातक प्लाटून का कोबरा टीम को, तेरी टीम अलग है, बटालियन में छठी हुई, अलग प्लाटून बना रखी है टूर आजरेब ने। मगर साहब हमारा इरादा ये है कि हम पीछे से रस्सा बांध के और पीछे जाकर के दुश्मन के यहाँ हम अपनी LMG वगैरह जो हथियार लगाएंगे, और उसके ऊपर मगर वहाँ से उसका रुख बदली करेंगे, ताकि हमारी जो चार्ली कंपनी है सामने से और डेल्टा कंपनी है, जो दोनों कंपनी सामने से अटैक मारेंगे आपने बताया, तो मुझको हमला सक्सेस हो जाएगा। बोले शाबाश बेटे। लेकिन ये काम काफी मुश्किल था। तोलोलिंग की पहाड़ी पर रस्सी के सहारे पीछे से चढ़ना इतना आसान नहीं था। 10 ट्रेन सैनिकों की टुकड़ी के साथ उन्होंने चढ़ाई जारी रखी, और आगे से भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी ने फायरिंग कर पाकिस्तानी सेना को उलझाए रखा। जंग भीषण थी। दुश्मन पहाड़ी के ऊपर बैठा हमले कर रहा था। मेरा कंपनी कमांडर था जो मेजर विवेक गुप्ता, बोलता कोबरा क्या प्लान है? मगर साहब प्लान तो जो आप बताओगे वही कर लेंगे। बोले नहीं यार तू बता क्या प्लान? मगर साहब मेरा एक इरादा है कि पहले बैंकर को मैं बर्बाद करूं। तो बाबूलाल बाखर बोलता है साहब दूसरा मैं। तो सुमेर सिंह राठौड़ बोलता तीसरा मैं। और अति देर में CHM यशवीर था जो मेरठ का था, और बोलता है ओए राजस्थानियों, चौथा यूपी का नंबर है, यूपी किसी से कम नहीं है, हम मेरठ के हैं शेर। बम यार जसवीर तू ले ले भाई, चौथा तू ले ले। इतनी देर में गुप्ता साहब बोले 5वां मेरा भाई, मैं बीच में रहूंगा। मैं ठीक है साहब आप भी कमांडो है।
तो हम क्या है कि 12 जून की रात को 8:30 बजे तोलोलिंग के ऊपर ऐसे चढ़ना शुरू होते हैं, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो मेरे पास में 350 गोली AK-47 और एक AK-47, जिससे राइफल का नंबर आज भी याद है मुझे, भट्ट नंबर 227। वो 227 नंबर AK-47 राइफल आज भी मुझे याद है उसके, वो मेरे पास थी। एक पिस्टल, एक कमांडो डाइगर, इतना बड़ा चक्कू होता है जो साइनाइड में भिगोया होता है, जो आदमी को टच करते ही ऊपर चला जाता है, और 18 हैंड ग्रेनेड डाल लिए उसमें पिट्ठू में, जो 36 नंबर ग्रेनेड आता है, 18 हैंड ग्रेनेड डाले। और हम सब के सब ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी इलाका में ग्रेनेड से ज़्यादा लड़ाई लड़ी जाती है। और उसी टाइम हम ऐसे रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो फर्स्ट बैंकर के अंदर जैसे मैं गया तो वो चारों तरफ तो बर्फ़ पड़ी हुई थी, और वो मैं सोचा ये काला पत्थर है, और उस पर जैसे ही मैंने हाथ मारा इस प्रकार से, हाथ मारते ही दुश्मन की बरल ऐसे लगी थी, वो मेरे हाथ में आ गई ऐसे, और मैंने जैसे अपनी तरफ जैसे ही खींचा उसने फायर कर दिया। पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरी ये सीने में लगी, यहाँ पर, ये इस जगह पे, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये 3 गोली यहाँ लगी और 2 गोली AK-47 में लगी। हाँ ये देखिए, तो 1 2 3, और ये लगने के बाद में 2 गोली AK में लगी। मैं उसको बोला, हे मेरे मालिक, मैं एक योद्धा हूँ, आपने मेरा हथियार खोस लिया। तो वहाँ भगवान तो इंसान के अंदर ही रहता है। उसने बोला, जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं नहीं करता, मेरी आत्मा ही कही। मैंने हैंड टू हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन पाड़ी और उसको एक और 2 और अंदर ठोक दिया। उसके वो पत्थरों की दीवार बनी हुई थी, वो बैंकर के अंदर मैंने ऐसे ठोका। मैंने दिमाग लगाया, मुझको मरा तो है चाहे पक्का, एक भी मरो, 1 2 भी, लेकिन आवाज़ 5-6 आदमियों की थी। तो अपना सूबेदार भावलाल और सुमेर साहब बोलते हैं, बोले वो तो बोले याद ली अपने वाले, बोले बोल बजरंगबली राजा रामचंद्र की जय। और मेरे साथियों ने डड फायर शुरू कर दिया उन पर। उनके 30 आदमी हमला बोले मेरे 9 साथियों पे, और मेरे गोली लगी, हथियार छूट गया, तो मैं खड़ा कैसे हो सकता था। तो मैंने नीचे ऐसे करोट रेंज में वो खाली थी, वो नीचे गिरा, और मैंने अपना फर्स्ट एड लिया और उसको अंदर डाला और मैंने पट्टी करी। 1-2 मिनट लग गया मेरे को पट्टी करी। फिर मैं उनकी गनों को देख रहा हूँ, कोई यहाँ फायर करिए, कोई यहाँ करिए, कोई आगे, कोई पीछे ऐसे। अब मैं उनके पास ऐसे रेंगता गया, ग्रेनेड काटा आराम से ठंडे दिमाग से, और उसको 1 और 2 और अंदर ठोक दूँ, ऐसे मतलब ऐसे करते करते, और उनके सुबह तक दुश्मन के मैंने 11 बैंकर उड़ा दिए। करगिल युद्ध में भारत को पहली जीत तोलोलिंग में ही मिली थी। इस जंग में सेना को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। दिगेंद्र को भी 5 गोलियां लगी। उनके साहस के लिए वीरता के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार महावीर चक्र से नवाजा गया। चढ़ने के बाद में फिर मेरे दिमाग में आई, मुझको अपन जीत गए, बहुत खुशी हो रही थी उस टाइम पे मेरे को। तो मुझको झंडा गाड़ने, तो मैं अपना पिट्ठू में वो झंडा दिया, तो शिलिंग के बांधा, और शिलिंग के आगे इतना बड़ा बैनट होता है, तिरंगा झंडा गाड़ दिया, और वहाँ भारत माता की जय बोली। उसी टाइम अमेरिकी सैटेलाइट मेरी वो डाडी वाली फोटो आ गई। उसके बाद मेरे को वहाँ से उठाया गया और श्रीनगर हॉस्पिटल में आया, तो उसी हेलीकॉप्टर से उतरे तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आकर के मेरे को 3 थप्पी मार के बोलता, वाह रे मेरे कलयुग के भीम बली, तने 48 मारे, बाहर मेरे कर्ण बली, तने 48 मारे। मुझको हैं बोल, तो एक डॉक्टर बोल, तेरे को पता नहीं? मुझको साहब मेरे को क्या पता, हमने कितने मारे हैं, क्या मारे, हम तो मारते थे। मेरे 14 अगस्त को रात को चीफ जब मेरे पास में गया, तो वहाँ हमारे वो जो वार्ड को सजाया गया तगड़ा, मेरा बेड को तो स्पेशल सजाया। मैं उनको बोला, मैं क्या बात है? बोले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। पापा को सर क्यों? बोले भाई मिलने के लिए आ रहे हैं यार। बोले वो मिलते हैं सभी के। अब वो आया, आते ही उसने मेरे को सिर पर हाथ रख के मुबारकबाद दी, शाबाश। पहले तो उन्होंने सलूट मारा मेरे को। मम्मा कहा यार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने को सलूट क्यों मार रहे हैं? बोले प्राउड माय सन। दिगेंद्र को सेना में कोबरा के नाम से भी पुकारा जाता था। ये नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। मैं उस टाइम कमांडो कोर्स करके आया ही था मेरी पलटन में, 2 राजरीब में, और उसी टाइम श्रीलंका से बुलावा आया कि जनरल कलकट ने हमारी यूनिट को लेटर लिखा कि भाई 2 राजरीब से जो बंदे भेजे जा रहे हैं उसमें कोई कमांडो कोर्स वाला भी लड़का भेजो जो मेरा गनमैन बॉडीगार्ड रहेगा। तो उसने मेरे को सीओ साहब GP यादव ने कहा कि भाई बेटा तेरे को जनरल कलकट का बॉडीगार्ड जाना श्रीलंका में। मुझको ठीक है साहब। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक पुलिया को ऐसे क्रॉस कर रहे थे, मैं ऐसे एक ओपन जीप में बैठा था अपने हथियार लेकर के,
और अपना इलाका को देखते हुए जा रहा था। वो पुलिया के नीचे से एलटीटी ने ऐसे ग्रेनेड ऐसे निकला, उसी टाइम मेरी नज़र पड़ी तो मैं ऐसे राइफल काट के गोली मारना चाहा, लेकिन मैं सोचा कि इसके हाथ में तो हथियार नहीं है, कहीं है शिवलिंग तो नहीं है। मैं इतने सोचा, उसने इतनी देर में ग्रेनेड फेंक दिया और उस ग्रेनेड को मैंने ऐसे कैच करा और उसी को ठोक दिया। उसका यहाँ लगी, लगते ही वो बड़ाम दे फटिया। हम आगे चले गए तो जनरल कलकट ने 5 किलोमीटर जाए बोले बोले वो जो उग्रवादी का ग्रेनेड था वो उग्रवादी को ठोक दिया। ये लड़का का क्या नाम है? तो हमारा कमांडर था एक हवलदार केपी, वो बोलता सर ये तो दिगेंद्र है, अपना राइफलमैन दिगेंद्र। बोले दिगेंद्र नहीं, ये तो कोबरा है। तो पूरी फौज मेरे को वहां श्रीलंका में दिगेंद्र की बजाय कोबरा करना शुरू कर दिया। दिगेंद्र बताते हैं कि देशभक्ति का ये जज्बा उन्हें एक तरह से खानदानी विरासत में मिला है। उनके पिता सेना में थे, नाना आजाद हिंद फौज में थे। दिगेंद्र के अलावा उनके 2 छोटे भाई भी कारगिल युद्ध में लड़े थे। 7 पीढ़ी से लगातार मेरे बुजुर्गों ने देश के लिए गोलियां खाई थी। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी आज़ाद हिंद में शहीद हुए थे और मेरे पिताजी 1948 हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में 5 गोली लगनी थी मेरे पापा को, और वो 30 जनवरी 1950 को रिटायर कर दिया गया था उनको। और तो मेरे पापा के गोली लगी थी। हम फौज का माहौल था और हम कारगिल युद्ध में 3 भाई एक साथ में थे कारगिल युद्ध में। तो हमारे तो जुनून है फौज का भर्ती होने का। तो हमारे को बचपन से ही फौज की ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारे माँ बाप कहते थे बेटा दुश्मन हो तो ऐसे मारना चाहिए, ऐसे मारना चाहिए। इस वजह से जब मैं 16 साल 2 महीने 2 दिन 2 घंटा 20 मिनट का मैं फौज में भर्ती हो चुका था। फौज में उनके शामिल होने की भी कहानी काफी दिलचस्प है। जब वो सेना में शामिल होने वाली कैंप में गए तब वो 10वीं फेल थे और उनकी उम्र भी सिर्फ 16 साल थी। सबसे पहले कर्नल साहब ने बोला भाई मेरे पास BA पढ़े लिखे आओ। तो उस टाइम पे BA फौज में कोई नहीं जाता था। फिर बोले 11वीं पास आओ हाई सेकेंडरी, तो 1-2 लड़के आए। फिर बोलो 10वीं पास आओ फर्स्ट डिवीजन, तो कोई नहीं आया। बोलो सेकंड डिवीजन, फिर 5-4 लड़के आए। बोलो थर्ड डिवीजन, तो मतलब काफ़ी लड़के आ गए वहाँ पर खूब। अब बोलो जो 10वीं फेल बच्चे हैं वो अपने घर जा सकते हो, हम 10वीं फेल को नहीं लेंगे। तो मैं छोटा सा मुंह करके अपने पिताजी के पास में चाय की दुकान पर गया और मैं अपने पिताजी को बोले पिताजी, बोले हाँ बेटा। मैं को पापा जी वो तो 10वीं पास ले रहे, मैं तो 10वीं फेल हूँ। तो बोले बेटा कोई ना, कर्नल ने एक बात कही है बेटा जो लेक्चर में तने सुनी नहीं, मैंने सुनी है कि भाई किसी को कोई हर्ज मर्ज हो तो मेरे से 11 बजे मिल रहा था, बेटा तेरे को 11 बजे मैं स्पेशल भर्ती करवा दूंगा। पापा की गोली लगी हुई थी, कमर पर उठाया मैंने पापा को और कर्नल साहब के पास ले गया। कर्नल साहब बोले बाबा क्या नाम है? बोले मैं बैटल कैजुअल्टी कश्मीर का जख्मी सिपाही शौदान सिंह 5 जाट। बोलो साहब कश्मीर में मेरे गोली लगी थी, ये गोली अंदर है पाकिस्तान की, ये देखो, और ये मेरा बच्चा है, इसको भर्ती करना है। बोले बाबा जब फौज के अंदर भर्ती के लिए हमारे को 10वीं पास और तगड़े तगड़े लड़के चाहिए, तो बोले आपका बच्चा तो बहुत छोटा है, ये तो इसके तो दाढ़ी मूछ भी नहीं है, कितनी उम्र है? मुझको साहब 16 साल 2 महीने 2 दिन। मुझको 2 दिन ऊपर हो गए साहब, आप 16 साल के फौज में लेते हो और मैं 2 दिन ऊपर हूँ। तो बोले बेटा आप 10वीं पास करके फिर आना। मगर नहीं साहब मैं अभी होना चाहता हूँ। बोलो अरे तो बेटा ये तगड़े तगड़े हैं तेरे से, सब तगड़े हैं। तो मेरे पिताजी बोला कर्नल साहब मेरे बच्चे से कोई भी तगड़ा हो बच्चा उसको पहले भर्ती करो, और मेरा चैलेंज है कि सब में मेरा बच्चा सब में टॉप आवे, फिजिकल में टॉप, सभी में टॉप आता है तो मेरे बच्चे को भर्ती करो, अन्यथा मेरे बच्चे को मत करो। बोले बाबा अपने बच्चे पे इतना गर्व है? बोले हाँ मेरा बच्चा राजस्थान केसरी है। अच्छा बोले ये रेसलर भी है? बोले हाँ कुश्ती। बोले बेटा सर्टिफिकेट? तो मैंने मेरे पास इतनी सर्टिफिकेट थी वो ऐसे गए जी मैंने। कर्नल साहब अरे बोले बेटा तने पहले कौन दिखाई, मैं तो तेरे को डायरेक्ट ले लेता। वो अपने पिता को लेकर गए थे। उनके पिता ने सेना अधिकारी को बताया कि उनका बेटा कितना हिम्मत वाला है, पहलवान है। उन्हें याद है आज भी वो गीत जो पिता ने भर्ती के दौरान गाया था। अरे मेरा बच्चा भर्ती कर ले हो सुनी रग रूटी सरदार। अरे बोले बुरी गति और सूरों की इज्जत है कायर कूरों की, करे परोपकार से प्यार
मेरा मुन्ना भारती कर ले ओ सुन रगरूटी सरदार। अरे बोले क्या भरोसा तेरी जिंदगानी का, इंसान बुलबुला पानी का, कर मेरी नौका को पार, मेरा मुन्ना भारती कर ले हो सुन रगरूटी सरदार। इन दिनों दिगेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ जयपुर में रहते हैं। बेटे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ढेरों प्रतियोगिताओं में इनाम जीत चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पोती ओलंपिक खेले और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते। मेरा बेटा बीटेक इंजीनियर है, बड़ा जपेंद्र सिंह। उसे छोटी मेरी बेटी है समीता, जो आरएस में लगी हुई है, अभी यहाँ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, अलाइड में थी वो। उसे छोटा मेरा बेटा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है, और वो 5 बार का नेशनल प्लेयर है और राजस्थान का एमबीबी प्लेयर है 5 बार का लगातार। और अब जो मेरी पोती है वो सिर्फ 14 महीने की है, लेकिन मेरा अभी से विचार ये है कि मैं एक दिन अपनी पोती वीरा को, उसका नाम मैंने वीरा रखा है, वीरा को ओलंपिक में मेडल लेते हुए देखना चाहता हूं। ये मेरी दिल्ली तमन्ना है। दिगेंद्र जैसे जवानों की बदौलत ही भारत ने करगिल युद्ध जीता। हर साल करगिल विजय दिवस मनाते हुए उन्हें काफी गर्व होता है, लेकिन वो अपने साथियों को याद करना नहीं भूलते जो उनके साथ थे, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वो जो मेरे 9 साथी थे वो मेरी तरह ही कमांडो थे, और उनको मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी भी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया उन्होंने, कुर्बानी दी, देश के लिए शहीद हुए वो। तो वो आज 25 साल हो गए, लेकिन मेरे को आज ऐसे फीलिंग हो रही है कि 25 सेकंड पहले ही वो मेरे से मिले। करगिल युद्ध में मिशन के दौरान दिगेंद्र के साथी शहीद हो गए। दिगेंद्र खुद घायल हो गए। कई गोलियां लगी, कई महीने अस्पताल में इलाज चला। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। मेरा एक ही मकसद है, वीर भोग्या वसुंधरा। और हमारे ग्रुप है, जैसे मेरी पटालीन है 2 राजरीफ, तो हमारे जो सीने पर बचपन रगरूट बने थे हम 3 सितंबर 1985 को, उसी दिन ऐसे हमारे गेट पर भी लिखा था राजरीफ सेंटर के अंदर कि वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती पे वीर ही हर चीज का भोग कर सकता है। कायर सुबह मरता है, शाम मरता है, पल पल में मरता है। वीर जिस दिन वीर गति को प्राप्त होगा, उस दिन पूरे देश को उसका गम भी होगा और खुशी होगी। ऐसा हमारी धरती पर ऐसा वीर पैदा हुआ। जयपुर से सोमू आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।